बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका मेज़बान सजाद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है। आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इमरान खान साहब के मतलब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको बताएंगे। आज के पॉडकास्ट में मेहमान है मेरे मोहम्मद मुईद भट्ट साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ा एक बयान दिया जी, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है और मुज़ाकरात किससे कर रही है, तो ये अचानक से उनको कैसे ख्याल आ गया कि मैंडेट नहीं है? देखिए जी, जब आप एक बंदे को इग्नोर कर रहे हैं और उससे फिर वो किस तरह के बयान दे रहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि पीटीआई और महमूद अचकज़ई साहब काफ़ी क्लोज आ गए थे ये मौजूदा सेटअप के बाद, और उनकी काफ़ी बातचीत भी चल रही थी आपस में। और फिर अचानक से पीटीआई जो है अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई है। महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने पूछा तक नहीं है, तो फिर वो किस तरह के बयान देंगे, वो इसी तरह के बयान देंगे ना। तो ज़ाहिर सी बात है, इस सेटअप में महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो हर सेटअप में किसी न किसी तरीके से वो हिस्सा होते हैं उसका, हुकूमत का। तो अब इस हुकूमत ना तो हुकूमत ने उनको घास डाला है और ना ही अब पीटीआई के साथ वो चल रहे थे, और पीटीआई ने उनको अब जो है वो पूछा तक नहीं है मुज़ाकरात के लिए। तो वो इस तरह के बयान तो फिर वो आएंगे, तो वो समझ नहीं रेलिवेंट अपने आप को समझ रहे हैं, तो रेलिवेंट करने के लिए अपने आप को इस तरह के बयान। माजी में देखा जाए तो ये वही महमूद अचकज़ई साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब असम्बली में कहते थे कि वो चादर ओढ़े एक बंदा बाबा सा। देखिए, सियासत में सारी कुर्बतें बढ़ गई इनकी। नहीं, सियासत में ये चीज़ें तो चलती हैं। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल के मुखालिफ आज के दोस्त बन जाते हैं, वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक दूसरे के कितने मुखालिफ थे और किस हद तक उनकी पॉलिटिक्स थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, आज वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ और इमरान खान नवाज शरीफ के वो गुन गाया करते थे, ठीक है, आज वो इनके जानी दुश्मन बने हुए एक किस्म के। तो सियासत में इख्तलाफ और जो है वो एहतराम और ये सारी चीज़ें तो फिर चलती हैं। अच्छा, इमरान खान साहब खुद तो जेल में है और 500 दिन से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, लेकिन उनका जो एक्स है ट्विटर, वो काफ़ी एक्टिव है। अभी रिसेंट उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक फिर जो है डेडलाइन दे दी 31 जनवरी की कि मुज़ाकरात और हमारे मुतालबात माने जाएं। तो ये डेडलाइन पहले तो बिल्कुल ही डेडलाइन दी थी उन्होंने, जो कि उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं है, जो सिविल नाफरमानी की थी, सिविल जो तहरीक उन्होंने चलाई है। तो अभी एक और डेडलाइन को आप किस नज़र से देखते हैं 31 जनवरी की? देखिए, अब उनके पास और कोई कार्ड है नहीं खेलने के लिए, और कोई ऑप्शन बची नहीं है उनके पास। एहतजाज की ताकत उनकी जो थी वो उस हद तक रही नहीं है कि वो हुकूमत को डैमेज कर सकें। तो अब उनके पास और ऑप्शन बची नहीं है। जो उनके पास एहतजाज की ताकत नहीं रही और उनके पास और ऑप्शन बचे नहीं हैं। एक तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं, और दूसरा वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो भी उन्होंने शुरू कर रखी है, अपनी तरफ से तो कर रखी है। मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज वो हुकूमत को पहुंचा सकेंगे। उनके जो सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा कैंपेन भी चल रही है। अब 31 जनवरी वो क्या मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ये डेडलाइन रखी है कि 31 जनवरी तक अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर हम जो है वो उसके बाद अपना लाए अमल देंगे। तो वो पहले भी उन्होंने एक फ़ाइनल कॉल दे के देख ली है, अब आगे भी देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 31 जनवरी जो है कोई बहुत बड़ा वो होगा। एक चीज़ और भी है कि अगर ये जो मुज़ाकरात हैं किसी हद तक किसी नहज पर पहुंचते हैं या फिर 31 जनवरी तक वो किसी करीब पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए। तो इसमें कोई बाइद नहीं है। 31 जनवरी मैं नहीं समझता कि यह कोई और बहुत ख़तरनाक डेडलाइन है। अच्छा, दूसरा एक जो जुमा है वो बड़ा अच्छा गुजरा है PTI वालों के लिए। अभी जो 24 नवंबर के कुछ जो मुलजमान थे उनकी कुछ ज़मानतें हुई हैं, तो अदालत ने कुछ रिलीफ दिया। PTI को लगता है तो ज़ाहिर यूँ ही है, तकरीबन 250 के करीब, और कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर नहीं भी। अच्छा, इस पर तनकीद भी की है हुकूमती गुज़रा ने कि आप इनको बेल दे रहे हैं और ये दोबारा आके फिर वही प्रोपोगंडा और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस रिलीफ को PTI के लिए आप क्या समझते हैं कि कुछ हवा का झोंका है या हवा का झोंका? मैं बताता हूँ इसके लिए। एक तो ये चीज़ है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो भी किसी हद तक इससे रेलिवेंट है, और दूसरा आपको पता है कि जो जिनको सज़ाएँ हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से, उनको भी रिलीफ मिला है कुछ मुजरमान को। और उसके बाद फिर ये जो डी चौक में लोग मुलव्वस थे उनकी भी ज़मानतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उनको PTI को रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया है, और ये मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से भी एक गुडविल गेस्चर है, और कि आगे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किसी नहज तक पहुंच जाएं।
तो अब देखें, लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, बुशरा बीबी जो है वो बड़ी मुतहरिक अचानक से हुई हुई हैं दोबारा, और वो एक अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म भी कर रही हैं, और लेकिन इख्तलाफात बदस्तूर पीटीआई के अंदर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। इवन कि इमरान खान साहब के जो करीबी अलीमा खान और एंड कंपनी ग्रुप है वो भी उनको डिसलाइक करता है। तो ये किस तरह से ये आगे इनका पैचअप होगा, या फिर इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे? मैं बताता हूँ कि उनकी सियासत में जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर उससे काफ़ी डैमेज हुई है पीटीआई पहले भी और अब भी, क्योंकि जितने पीटीआई को की साख को मुतासर किया है पिछली हुकूमत की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार वो बुशरा बीबी का रहा है कि वो कोई पैसे की लेन देन, कोई हार शार और हीरे की गुठियाँ और वो सारी चीज़ें उनके गिरदी सारी तनकीद घूमती है। तो अभी भी जो उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन था, वो एहतजाज में साथ आई, फिर डी चौक में लेके गई, और उसकी वजह से फिर उसकी वजह से भी पीटीआई को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब भी जो पीटीआई के लीडरान हैं वो ये समझते हैं कि उनकी जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है वो पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है, और वो फैसलों पर भी केपी के हुकूमत के असरअंदाज हो रही है। खान साहब तक कंप्लेन भी गई है, कुछ लीडरान ने की है कि ये बीबी को जो है वो सियासत से दूर रखें। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात बताई। खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस बाकायदा दिए हैं उनको कि आप सियासत से दूर रहें, लेकिन इवन दैन जो है वो बीवी के आगे किसकी चलती है? ठीक है, तो वो फिर इवन दैन वो अभी उनकी इन्वॉल्वमेंट बरकरार है, वो केपी के हुकूमत के जो अहम फैसले हैं उन पर भी असरअंदाज हो रही है। तो ये तो चलता रहेगा ऐसे। अच्छा, एक थोड़ी सी लाइट खबर हम डिस्कस करते हैं, वो कि इंटरनेशनली बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। नॉर्वे पहला कंट्री बनने जा रहा है 2025 के अंदर, जो तमाम गाड़ियां जो हैं उसकी वो इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, ये किस तरह से उससे सबक सीख सकती है या उस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको पता है कि नॉर्वे एक छोटा मुल्क है, और एज़ कम्पेयर पाकिस्तान दुनिया का छठा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, और या इस तरह के जितने बड़े ममालिक दूसरे हैं। ग्रीन इनिशिएटिव जो है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो कन्वर्ट हो रही है पूरी दुनिया, और ज़ाहिर पता है आपको क्लाइमेट चेंज की जो बड़ी वजह है ये धुआं और ये जो आलूदगी है इसकी, तो इसकी वजह से सारी दुनिया जो है इसके ऊपर काम तो कर रही है। अब देखना ये है कि कुछ ममालिक छोटे हैं और कुछ में आबादी ज़्यादा है। अब नॉर्वे को जो अगर वो मुंतकिल होने जा रहा है अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक आबादी थोड़ी है, 6-7 मिलियन और गाड़ियों की तादाद बहुत थोड़ी है, तो उनका और फिर उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उनका मुंतकिल होना जल्दी समझ में आता है कि वो शायद पहला मुल्क बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अगर जिनकी आबादी ज़्यादा है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, चाइना, अगर आप उधर अमेरिका का अगर तो देखें या और ममालिक को देखें जिनकी आबादी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है उनको टाइम लगेगा मुंतकिल होने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। तो पाकिस्तान भी कोशिशें जारी हैं। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे भी थोड़ा पीछे है, बाकी दुनिया जब काम आधी दुनिया कर चुकी होती है तो पाकिस्तान को होश में आता है यार हमने भी यह चीज़ करनी है। तो इसकी ये बड़ी वजह है, और गुड लक टू नॉर्वे के वो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहा है, तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इसकी तरफ आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, डिस्कशन आपने सुनी। नॉर्वे दुनिया का पहला कंट्री बनने जा रहा है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम्प्लीटली मुंतकिल हो जाएगा, और 2024 के अंदर 10 में से 9 गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी। आई होप सो कि ये जो चेंज है ये पूरी दुनिया में आएगा, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो फ्यूल कंजप्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बनाने जा रहा है। डेफिनेटली जब वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा तो बिजली पैदा होगी, और उस बिजली को वो यूज़ करेगा अपनी ऑटो इंडस्ट्री में। तो पाकिस्तान के लिए ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये सीखने के लिए बहुत बड़े हैं कि पाकिस्तान भी 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अपनी कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगा, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बना रही है। सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।